मृतकों की संख्या है, घायलों की संख्या है, वह दिखाता है कि ये कोई एकाएक घटी हुई दुर्घटना बिल्कुल नहीं है। पेजर जैसी डिवाइस के इस नेटवर्क की स्थापना के पीछे जो डिवाइसेस रहती हैं, वो छोटी हल्की डिवाइसेस होती हैं। हम एक आयातित वस्तु ले रहे हैं, उस पर पूरी तरह निर्भर होते चले जा रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी ऑडिट हमने करवाई नहीं होती है। सरकारें, उसके व्यावसायिक प्रतिष्ठान, उसका स्टार्टअप इनोवेशन इकोसिस्टम सब का सब मिल करके काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी इनोवेशन अपने देश के लिए करता है। सरकारी नियम ऐसे होते हैं कि जो L1 होता है, जनरली उसको जो लोवेस्ट वन होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। लेबनान और सीरिया में सीरियल ब्लास्ट हुए पेजर में, और इसके साथ बड़े सवाल खड़े हो गए कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स क्या सुरक्षित हैं? क्या जो हम मोबाइल फ़ोन या पेजर इस्तेमाल करते हैं उसके ज़रिए दूर बैठा कोई शख्स, ऑर्गेनाइजेशन जान ले सकता है? ये चर्चा इसलिए अहम है क्योंकि पूरी दुनिया में ये सवाल खड़े हो गए हैं, और इस पर हम बातचीत करेंगे। IIIT इलाहाबाद में डीन ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट डॉक्टर OP व्यास सर हमारे साथ हैं। सर, पूरी घटना किस तरह से हुई और जो सवाल खड़े हो रहे हैं क्या कहेंगे सर आप? जी, लेबनान और सीरिया में जो लगातार सीरियल अटैक्स हुए हैं, जिनमें ये माना जा रहा है कि वो एक हैंड हेल्ड डिवाइस पेजर के थ्रू एक्सप्लोजन्स हुए, काफ़ी गंभीर एक्सप्लोजन्स हैं, इसमें जिस प्रकार के लोगों की मृतकों की संख्या है, घायलों की संख्या है, वह दिखाता है कि ये कोई एकाएक घटी हुई दुर्घटना बिल्कुल नहीं है। ये बहुत सुनियोजित किया हुआ एक प्रकार का षड्यंत्र ही कह सकते हैं। लेकिन ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। पेजर एक ऐसी हैंडहेल्ड डिवाइस है जिसका साधारण तौर पे बहुत बड़ा व्यावसायिक उपयोग नहीं होता है। इसका उपयोग साधारण तौर पे किसी ऐसी जगह पर होता है जहाँ कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो, बाढ़ आ गई हो, अर्थक्वेक आ गया हो, जहाँ कम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो गया हो, या फिर वॉरफेयर, जहाँ के हमको कम्युनिकेशन सेफ नहीं रह जाता हो, हम सेंट्रल कम्युनिकेशन पे विश्वास नहीं कर सकते, हमें अपने छोटे से नेटवर्क की खुद स्थापना करनी होती है। पेजर जैसी डिवाइस के इस नेटवर्क की स्थापना के पीछे जो डिवाइसेस रहती हैं, वो छोटी हल्की डिवाइसेस होती हैं, और चूंकि मोबाइल डिवाइसेस होती हैं तो उनको बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। हर हैंडहेल्ड डिवाइस को चालू रहने के लिए लगातार बैटरी चाहिए होती है, बैटरी को चार्जिंग चाहिए होती है। तो जब कभी एक्सप्लोजन की घटना आती है तो पहले बात दिमाग में यही आती है कि उसकी बैटरी का क्या रोल रहा होगा। और इस बात की भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि जब ये डिवाइसेस बनी हैं, असेंबल हुई हैं, वो कहाँ बनी है? क्या उस देश ने स्वयं अपनी सारी डिवाइसेस बनाई? क्या उसे मालूम है उसके अंदर हर एक पुर्जा, हर एक सर्किटरी, हर एक बैटरी का जो मेक था वो क्या था? जवाब होगा नहीं। अधिकतर केसेस में जो भी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो हमारे देश के नहीं होते हैं। बहुत सारी जो मेजर सर्किटरी है, जो बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर उसका होता है, वो हम बाहर से आयातित करते हैं, और यहाँ संभावना निश्चित रूप से पहले तो पैदा हो ही जाती है कि क्या टेम्परिंग फिजिकल लेवल पे ही कर दी गई, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरा कि जब कभी हम उस डिवाइसेस को अपने इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो क्या हमने उसकी सिक्योरिटी ऑडिट कराई? उसका जवाब फिर से होगा नहीं। हम एक आयातित वस्तु ले रहे हैं, उस पर पूरी तरह निर्भर होते चले जा रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी ऑडिट हमने करवाई नहीं होती है, तो इस प्रकार के खतरे हमेशा बढ़ जाते हैं। भारत सरकार का लंबे समय से ये प्रयास रहा है और बहुत हद तक सफल भी रहा है कि मेक इन इंडिया मूवमेंट चलाया जाए। हम अपनी सर्किट्स, अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट क्यों ना खुद बनाएं, ये संभावना इसको खत्म करेगा। एक जो सवाल अहम है सर कि ये जो पेजर डिवाइस किया गया, आरोप लग रहा है कि इजराइल ने किया, ये कैसे संभव हुआ होगा? आप कहते हैं कि ये कोई सेंट्रल टावर पे काम करने वाला भी उपकरण नहीं होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होता है, इस तक पहुंचा कैसे गया होगा और इस हाई एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट को कैसे क्रिएट किया गया होगा? क्या सिर्फ बैटरी को ब्लास्ट करके ऐसा किया जा सकता है या कुछ और भी किया गया होगा? जी देखिए, अभी इस बारे में बहुत सारी जानकारी तो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है कि इंटेंसिटी क्या थी, लेकिन सिर्फ घायलों की संख्या और जिस स्केल पे ये हुआ है, ये साफ दिखा रहा है कि इसके अंदर फिजिकल टेम्परिंग की संभावनाएं ज़्यादा हैं। क्योंकि इस स्तर का ब्लास्ट करने के लिए आपको एक एक्सप्लोजिव मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। बैटरी उसको ट्रिगर कर सकती है, उसको इनिशिएट कर सकती है, और ये सारी इक्विपमेंट जब पहले से प्लान कर ली गई होगी तो किसी एक खास सिग्नल का वेट किया गया होगा जो एक साथ सारी डिवाइसेस पे जब आता है तो उस पर्टिकुलर सिस्टम को, एक्सप्लोजिव सिस्टम को एक्टिवेट करने का सिग्नल देता है। और जाहिर है कि ये संभावना ज़्यादा प्रबल दिख रही है क्योंकि डिवाइसेस जो हैं वो बताया जा रहा है कि ताइवान से आयातित थी, और उसमें सप्लाई चेन पे भी कॉम्प्रोमाइज़ होने की संभावना से इनकार हम नहीं कर सकते। इजराइल ने ये किया होगा ऐसा कहा जा रहा है,
इस पे लोगों का शक करना बहुत स्वाभाविक भी है, क्योंकि इजराइल बहुत समय से साइबर अटैक में निपुणता हासिल कर चुका है। उसकी यहाँ की सरकारें, उसके व्यावसायिक प्रतिष्ठान, उसका स्टार्टअप इनोवेशन इकोसिस्टम सब का सब मिल करके काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी इनोवेशन अपने देश के लिए करता है। अब वो देश के लिए जो एक प्रक्रिया है वो दूसरे देश के लिए घातक भी हो सकती है, लेकिन इस बात संभावना से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि इतनी निपुणता वाले देश बहुत कम हैं और इजराइल उनमें से एक है जो ये कर सकता है। जी। तो क्या सर, इस घटना के बाद ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि दुनिया का कोई भी ऐसा देश या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो किसी न किसी रूप में एक टेली कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल करता है, अब वो पोटेंशियल टारगेट है जो कहीं से भी लॉक करके उसको किल किया जा सकता है या मारा जा सकता है। देखिए, मैं फिर से यही कहूँगा कि आप टेक्नोलॉजी को बहुत देर तक रोक नहीं सकते हैं। अगर पूरी दुनिया में इसका प्रचलन है तो जाहिर है आपके यहाँ भी उसका होगा, और पहला जो दौर आएगा उसमें आयाती टेक्नोलॉजी ही आएगी। लेकिन बहुत जल्दी और बहुत ज़रूरी होता है कि हम इस पर स्वायत्तता और अपनी स्वनिर्भरता, आत्मनिर्भरता विकसित करें। अपनी टेक्नोलॉजी के जो भी पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनको अगर ना बना पा रहे हो तो सिक्योरिटी ऑडिट के बारे में समझें। साइबर सिक्योरिटी का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और भारत सरकार ने इसके लिए बहुत सारे प्रयास शुरू किए गए हैं। देश में रक्षा अनुसंधान के जो कार्यक्रम है वो बढ़ाए गए हैं। अभी रिसेंटली आईआईटी कानपुर को भारत सरकार ने 120 करोड़ का एक साइबर डिफेंस सेंटर घोषित किया है, जहां पर इस पे कम से कम 100 से ज़्यादा वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। गांधीनगर गुजरात में नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी है, वहां पर भी भारत सरकार के गृह मंत्रालय का काफ़ी सपोर्ट है, जहां पर हम इस पे काम कर रहे हैं कि कैसे साइबर डिफेंस क्रिएट किया जाए। और इसीलिए ज़रूरत हमें बार बार इस बात की महसूस होती है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का जो निर्माण है हम स्वयं कर सकें, मेड इन इंडिया। एक सर आखिरी सवाल पे, इस घटना के बाद एक बहुत बड़ी चिंता ये पैदा हो गई कि हम जिस तरह से विदेशी कंपनियों, खास करके चाइना मेड हम जो मोबाइल हैंडसेट इस्तेमाल करते हैं, ओप्पो, रेडमी, बहुत सारे ब्रांड आते हैं, उसमें हमारे देश के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं चाइना के साथ। तो क्या ये कहें कि एक पॉसिबल हम एक छोटा सा बम अपने हाथ में लेकर के घूम रहे हैं? क्या अगर सिक्योरिटी नहीं है इस लेवल पे और करोड़ों करोड़ हैंडसेट हमारे इस देश में मौजूद है, क्या उस तरह से भी एक्सप्लोसिव किया जा सकता है? देखिए, अब संभावनाओं से तो हम इनकार कोई नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो घटनाएं घटी थी पिछले कुछ समय में, उनमें ऐसा हुआ था कि जैसे इलेक्ट्रिक ग्रिड का मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। जो इंस्टॉलेशंस की गवर्नमेंट के लेवल पे टेंडर्स कोटेशन जारी किए गए थे, और सरकारी नियम ऐसे होते हैं कि जो L1 होता है जनरली, उसको जो लोवेस्ट वन होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। और ये जब पाया गया कि बहुत से L1 कंपनियों में से चाइनीज़ कंपनियां भी शामिल थीं, और उनके अंदर इस बात की आशंका जाहिर की गई थी कि इसके अंदर कुछ इनबिल्ट सर्किटरी या स्पाईवेयर डाल दिया गया हो, और वो सिक्योरिटी चेक में बहुत खरी नहीं उतरी थी। भारत सरकार ने उनके लिए बैंड लिस्ट भी जारी करी थी कि इन कंपनियों को आने वाली किसी भी प्रक्रिया से बाहर किया जाए। तो यही बात होती हुई मोबाइल तक आ जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन मुश्किल ये होती है कि हमारा बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी डिमांड है, और उस डिमांड को एक अगर कम कीमत का मोबाइल सर्व करता है तो लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं कि वो मोबाइल चाइना में बना हुआ है कि वो हिंदुस्तान में बना हुआ है। और जब तक हम वो क्षमताएं हासिल करें कि उतनी ही कम कीमत का, उतना ही लार्ज स्केल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हमारे यहाँ बने, तब तक इसके खतरे तो बने ही रहेंगे। लेकिन इसमें काफ़ी सिक्योरिटी ऑडिट्स, काफ़ी सिक्योरिटी चेक्स आ गए हैं जो हम अपने तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि लगाए जाएं, और उसका जो फर्मवेयर है जो उसमें पहले से डला हुआ है उसको हम साफ़ करके एक नया सॉफ्टवेयर भी डाल सकते हैं। तो इस बात के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि अगर कोई भी वस्तु अगर स्वनिर्मित नहीं है, मेड इन इंडिया नहीं है, तो अब सिक्योरिटी के प्रति जागरूक बने। तो पहली जागरूकता सिक्योरिटी की है। लेकिन इसी पर्पस पे सर आज भी आप देखेंगे कि जो हैंडसेट आते हैं चाइनीज़ का, उसके बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसको आप डिलीट भी नहीं कर सकते, वो इनबिल्ट आते हैं और आपके पास ऑप्शन भी नहीं होता उसको हटाने का। तो ये थ्रेट तो संभावित थ्रेट तो कहा जा सकता है। नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई इनकार भी नहीं है। और जो मोबाइल सेट के साथ में एक एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। हम तकनीकी रूप से कहते हैं इसको हम ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। उसका मतलब है कि उसके हर एक कमांड, उसके हर एक इंस्ट्रक्शन हर एक आदमी जाकर देख सकता है, और देख नहीं सकता उसको चेंज भी कर सकता है।
और जब वो चेंज कर सकता है तो जाहिर है कि उसके अंदर वो ऐसी भी चीज़ डाल सकता है जो उसके फ़ायदे की हो। तो जी दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, अगर आयातित हार्डवेयर हो और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमें इस बात के सावधान रहना चाहिए कि हम अगर कोई इनबिल्ट उसका ऐप है या सॉफ्टवेयर का जो कंपोनेंट अगर हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी सिक्योरिटी ऑडिट करके देख लें कि उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी है। कहीं वो आपके रिसोर्सेज का अनऑथराइज यूज़ तो नहीं कर रहा, कहीं आपके रिसोर्सेज को अनऑथराइज हीट तो नहीं कर रहा, कहीं बैकग्राउंड प्रोसेस तो नहीं चल रही हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको चेक करना आना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में है, आपकी 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 अधिकार में है। तो ये जागरूकता भी हमें ही बनानी पड़ेगी। अमूमन एक आम आदमी क्या इसको चेक कर पाएगा? मुझे लग रहा है टफ है सर। आम आदमी के लिए तो मुश्किल है निश्चित रूप से, क्योंकि इसके लिए एक्सपर्ट्स की ही ज़रूरत पड़ती है। लेकिन धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि इसके भी एक्सपर्ट्स तैयार हो रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तैयार हो रहे हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें, तो वो हेल्प करते हैं आपको। अगर आप स्वयं ना करना चाहें तो आप ढूंढ सकते हैं कि आपके आसपास में ऐसे कौन एक्सपर्ट हैं जो ये कर सकते हों, और वो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो ये है ओपी व्यास सर, और उन्होंने बहुत डिटेल में समझाई कि किस तरह की खतरे हैं जो हम आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी, और किस तरह से ये किया गया होगा लेबनान और सीरिया में। और साफ तौर पे लग रहा है कि किसी तरह से प्लान करके फिजिकल हैंडसेट में कुछ फेरबदल करके और फिर नेटवर्क एक्सेस करके इस घटना को अंजाम दिया गया होगा। कैमरा पर्सन अनिल लागले के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।